हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति त्यागी एंड यू आर वाचिंग चेकमेट। एनसीईआरटी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम क्लास सेवेंथ चैप्टर 4 एयर करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड भी है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसमें आज हम कंपोजिशन ऑफ एयर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर करेंगे जिसमें हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेदर क्लाइमेट करेंगे, प्रेशर बेल्ट्स करेंगे और टाइप्स ऑफ रेन करेंगे। सो इस एक चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं हम, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि क्लास सेवन्थ को हल्के में ना लो, क्योंकि यहाँ से आपका बेस जो है वो बनेगा। क्योंकि क्लास इलेवंथ की ज्योग्राफी तभी समझ में आएगी जब हमारा थोड़ा सा बेस यहाँ से क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, सो इसे हल्के में ना लो और पहले सिक्स सेवन्थ एट्थ की एनसीईआरटी कंप्लीट करो, देन गो टू हायर क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है वो उसके चारों तरफ क्या है, एक हम कहें तो पूरा एयर का एक ब्लैंकेट सा है। ठीक है, सो जो वो एयर का ब्लैंकेट है, दैट ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर हम लिविंग बींग्स के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हम सांस लेते हैं, मतलब हम ब्रेथ करते हैं, तो जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमारी लाइफ गिविंग गैस, वो हमें कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से मिल रही है। और ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। जो हार्मफुल हम कहें इफेक्ट्स ऑफ सन रेज हैं, यूवी रेज हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट भी करता है हमारा एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, सपोज दैट अगर नहीं होता, तो हम दिन दिन की बात करें तो हम डे टाइम में बेक हो गए होते। इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर। और अगर कहीं तो उसका ऑपोजिट हो रहा होता, कब, रात में हम फ्रीज हो गए होते, क्योंकि वो जो रेडिएटेड हीट है वो ट्रैप हो जाती है अभी तो एटमॉस्फेयर की वजह से। फिर रात में यहाँ पर क्या होता, माइनस में टेम्परेचर होता और लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाती ऐसी कंडीशंस में। जैसे कि अगर हम सन के सबसे पास वाले प्लैनेट की बात करें, मरकरी, उसके पास अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसीलिए वहाँ डे टाइम का जो टेम्परेचर है ना, वो 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। और यू विल बिलीव कि जो रात की बात करें, रात में वो -180 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो अब आप सोच सकते हो कि अर्थ पे क्या हो रहा होता अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। नाउ वी कम टू कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो, क्योंकि अब जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं, एयर जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। अब ये मैनी गैसेज में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक तरीके से दो गैस मिलके दोनों जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो क्रिएट करती है। क्योंकि देखो, नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन 21%। 21 और 78, 99% ऑफ द पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर का ये दोनों गैसेस मिलकर बनाती है। बाकी रिमेनिंग जो 1% है उसमें आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और ऑल अदर्स गैसेज हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कहें, हीलियम, ओजोन। और ना सिर्फ गैसेज हैं बल्कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, हम कहें तो डस्ट पार्टिकल्स, और ये सब चीज़ें मिलके क्या कहलाते हैं, कंस्टिट्यूंट्स ऑफ एयर। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ ही लिया कि सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा अगर हम एयर में बात करें तो नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन यानी कि सबसे ज़्यादा है, प्लेंटीफुल है, अबंडेंट में है। अब अगर इतना हम कहें बड़ा जो पार्ट है एयर में नाइट्रोजन का है, तो आपको सरप्राइज होगा कि जब हम इनहेल करते हैं तो ना सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो हम नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं। हम नाइट्रोजन भी इनहेल करते हैं, वो हमारे लंग्स तक भी जाती है। बट क्या है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी है, जो हमारी बॉडी में हम कहें तो हीमोग्लोबिन, वो सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो अदर गैसेज होती हैं वो उनको वापस कर देता है और वो एक्सहेल हो जाती हैं। ठीक है, सो बट हाँ, हम उसको बाकी अदर गैसेज को भी इनहेल करते हैं। वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है कि हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बट क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो डायरेक्टली नहीं ले सकते एयर से, सो वो कैसे लेते हैं, वो बैक्टीरिया के थ्रू लेते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ज़्यादातर सॉइल में पाए जाते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं कि उनकी रूट्स में पाए जाते हैं। क्या आप मुझे किसी ऐसे बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, फिर एक तरीके से चेंज कर देते हैं और ये उस तरीके से फिर प्लांट्स तक पहुंच जाती है। देखो, ऐसे एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, और ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। एग्जाम में आया हुआ है कि राइजोबियम जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो दाल वाला पौधा है, ठीक है, दाल वाले जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, क्योंकि ये मेनली जो दाल वाले पौधे हैं उन्हीं की रूट्स में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सो प्लांट्स तक इनके थ्रू क्या होती है, नाइट्रोजन पहुंच जाती है, और जैसे हमने पढ़ा भी, नाइट्रोजन उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन की बात तो हो गई, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस, अभी हमने पढ़ा 21% है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी थी, 78% थी। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हम लोग एयर से लेते ही हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब जब वो अपना खाना बनाते हैं तब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है, हम लेते हैं
ठीक है, और वो अपना खाना बनाते समय फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग वो प्रोड्यूस करते हैं, तो एक तरीके से एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये बैलेंस कब डिस्टर्ब होता है, जब हम अननेसेसरी क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, और इससे ये सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, ये सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। और मैं वापस से एक बार इस पर आना चाहूंगी कि देखो ये बैलेंस जब बिगड़ता है तो क्या होता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो हम देखते हैं। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ये जो गैसेज होती हैं ये ट्रैप कर लेती हैं हीट को ट्रैप करती हैं, जो रेडिएटेड हीट है अर्थ से उसको ट्रैप करती हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर हम कहें तो रहने लायक हो जाता है, मतलब कि गर्म हो जाती है वो ड्यूरिंग द नाइट टाइम भी। अदरवाइज अगर ये ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं ये ऐसा इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगी तो रात में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा। सो इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, और इन गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। वाटर वेपर वगैरह भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ही, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो भी अपना योगदान देते हैं। ठीक है, सो अब क्या है, अब यहां तक तो ठीक है जब तक बैलेंस बना रहता है, लेकिन जब क्या है कि हम ट्रीज को बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, हमारे व्हीकल्स जो हैं उनसे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा जो हम कहें तो ऑक्सीजन एमिट हो रही है, तो क्या है, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जाएगा लेवल किसका, स्मोक वगैरह का, इन सब चीज़ों का। और इससे क्या होगा, हम कहें तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी या उसकी जो मतलब उसका अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, देखो वो ऑब्वियसली जो रेडिएटेड हीट है वो उसको फिर और ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। जब ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो एक तरीके से ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आपको देखो समझ आया, क्योंकि क्या था उस समय पे जब तक ये बैलेंस बना हुआ है तो सब सही चल रहा है, बट जब CO2 ज्यादा बढ़ती जाएगी तो उससे क्या होगा कि वो फिर रेडिएटेड जो हीट है वो भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और उस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारे पोलर एरियाज हैं वहां से स्नो मेल्ट होगी तो वो सारी की सारी ओशंस में आएगी सी लेवल, और ये सब बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स आएंगी, और फाइनली क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा बहुत सारी, हम कहें तो प्लांट्स का, एनिमल्स का, और फाइनली हो सकता है ह्यूमन बींग का भी हो जाए एक टाइम के बाद। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें कि हम अपने नेचर को क्या करें, अपने नेचर को बचाएं। ठीक है, सो यहाँ से आपने देखा कि अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस भी है, अभी हम ये पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। वाटर वेपर वगैरह भी ग्रीन हाउस गैसेज में ही काउंट होते हैं। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमने पढ़ा भी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ह्यूमन्स और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे वो इक्वल होता रहता है जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन ये जब बैलेंस नहीं हो पाता, वो किस सिचुएशन में नहीं हो पाता, जब हम मिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ऐड करते जा रहे हैं ईच ईयर। ठीक है, सो इससे ये सब क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, और इस इम्बैलेंस का ही हम कहें तो एक तरीके से इफेक्ट है जो वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक एयर की क्वालिटी दी हुई है। देखो ये क्या है, एयर जब हीट होती है, अगर हवा गर्म होगी तो क्या होगी, एक्सपैंड होगी, हवा गर्म होगी तो एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होगी लाइट हो जाएगी, और फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हल्की चीज तो ऊपर की तरफ ही जाती है ना। अगर हवा ठंडी होगी तो वो क्या होगी, डेंस होगी, और डेंस होगी तो वो सिंक होगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, हैवी होगी। तो ये एक तरीके से एयर की क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी। एंड द सेकेंड इज के हमेशा जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, क्योंकि देखो जब यहाँ की हवा ऊपर उठेगी, जैसे दिया हुआ है ना, हॉट एयर राइजेस, अगर हॉट एयर क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो अब वहाँ हॉट एयर ऊपर जा रही है तो वहाँ एक तरीके से टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और अब टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। अब वहां प्रेशर लो है तो बाकी का जो आसपास का हाई प्रेशर एरिया है वहां से जो एयर है वो रश करेगी उस एरिया की तरफ। ठीक है, उस एरिया की तरफ भागेगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर सर्कुलेशन। यानी कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट ना हो तो एयर सर्कुलेशन तो होगा ही नहीं ना। ठीक है, क्योंकि अगर देखो दोनों जगह का प्रेशर क्या है, वो सेम है, तो एयर सर्कुलेशन नहीं होगा। एयर सर्कुलेशन के लिए जरूरी है कि किसी एक प्लेस का जो प्रेशर है वो क्या हो, मतलब दोनों जो प्लेसेस हैं उनके प्रेशर में डिफरेंस हो, एक का हाई हो और एक का लो हो। ठीक है, तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर क्या होती है, वो मूव करती है, और फिर उस एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड। ठीक है, जब तक वो नहीं मूव कर रही है चारों तरफ तो एयर ही एयर है, तो वो एयर है। ठीक है, जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है उस सिचुएशन में वो क्या हो जाती है, विंड। ठीक है, नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें तो देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस से देखें तो सबसे पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर 4th लेयर है, और एक्सोस्फेयर लास्ट लेयर है, 5th लेयर। ठीक है, वन बाय वन एक एक करके देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर की बात करें, देखो ये ट्रोपोस्फेयर है, ये वाली ट्रोपोस्फेयर है जो अर्थ के सबसे पास में है। ठीक है, जिसको हम फील कर पा रहे हैं अभी,
वो ट्रोपोस्फेयर है, ये अर्थ के सबसे पास वाली लेयर है। ये 13 एवरेज हम हाइट का है तो 13 किलोमीटर तक है। हालांकि देखो ये अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और आप कंफ्यूज हो जाओ। एनसीईआरटी की तो जो लाइंस है ना वो पकड़ लो एकदम से। सो एवरेज हाइट की बात करें तो वो 13 किलोमीटर तक है। हालांकि जो पोल्स है वहां पर इसकी हाइट थोड़ा सा कम रहती है और यही इक्वेटर पे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है ना, हवा हल्की हो गई, अभी हमने पढ़ा कि ऊपर उठती है। तो हाइट अगर इक्वेटर पे कहें तो ट्रोपोस्फेयर की 18 किलोमीटर तक भी जाती है और यही पोल्स पे 10-8 किलोमीटर के आसपास रहती है। सो द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे वेदर फेनोमेना, ठीक है, जो भी वेदर फेनोमेना है, चाहे वो रेनफॉल हो, हिलस्टॉर्म हो, ये सब इस लेयर में होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेदर फेनोमेना कौन से लेयर में होते हैं, तो वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। नाउ वी कम टू स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमने पढ़ा ना अभी, करीबन वही एवरेज हाइट हम 13 किलोमीटर तक मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से लेके और ये जो 50 किलोमीटर तक है, ये क्या है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसमें मेन क्या है, इसमें दो चीजें मेन है। अच्छा, इनकी हाइट जो बताई जा रही है ना, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि हाइट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि कितनी हाइट तक कौन सी वाली जो लेयर है, ऐसे करके मैच द में। सो ये जो मतलब हम बात करें लेयर, ये ऑलमोस्ट फ्री है, फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स। यहाँ पे क्लाउड से फ्री है, इसीलिए सारे मतलब वेदर फेनोमेना से फ्री है, इसीलिए ये एक तरीके से आइडल है फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन्स। क्योंकि बहुत बार ऐसे आया भी है क्वेश्चन कि एयरप्लेन के लिए आइडल कौन सी लेयर है, या एयरप्लेन कौन सी लेयर में फ्लाई होते हैं, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इस लेयर का, वो क्या है, वो ओजोन, ठीक है। ओजोन के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, मतलब हमने ऐसे पढ़ा था यूवी रेज से हमारा एटमॉस्फेयर हमें बचाता है, तो वो यूवी रेज से जो बचाती है वो हमारी ओजोन लेयर ही है, जिसका डिप्लीशन भी हो रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन, है ना। सीएफसी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह की वजह से इसका डिप्लीशन भी हो रहा है। इसमें अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर एक होल बन गया था, ठीक है। सो ये ओजोन लेयर जो है ये कहाँ पर है, ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। नाउ वी कम टू थर्ड लेयर, मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर की बात करें तो मीजोस्फेयर थर्ड लेयर है और ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ये हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की हाइट तक देखो ये एक्सटेंड करती है, ठीक है, ये मीजोस्फेयर। अब अगर हम इसमें देखें, इसका जो मेन है फीचर वो क्या है, मीटियोरॉइड, यहाँ पर बर्न हो जाते हैं आके, ठीक है। 6th क्लास में आप पढ़ के आए हो मीटियोरॉइड के बारे में, एस्ट्रॉइड्स भी पढ़ा होगा, एस्ट्रॉइड से मिक्सअप मत करना मीटियोरॉइड को। मीटियोरॉइड आपने 6th क्लास में पढ़े होंगे। ये क्या होते हैं, जब स्पेस से बाई चांस एंटर कर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ये इसी लेयर में आके बर्न होते हैं, और बाई चांस अगर बर्न ना हो तो फिर ये अर्थ के ऊपर आके भी गिर जाते हैं सरफेस पे, ठीक है, वहां ये होलो क्रिएट कर देते हैं। आपको पता है हमारे इंडिया में एक ऐसे ही लेक बनी है, ठीक है, इस तरीके से के मीटियोरॉइड गिरने से, और वो लेक कहाँ पे है, लोनार में है, लोनार लेक है महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ वी कम टू थर्मोस्फेयर, ये फोर्थ लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत, हम कहें रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गई, ये भी मेंशन कर लो, ये क्योंकि यहाँ पे दी नहीं हुई है, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि आजकल मैंने भी रिसेंट में एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, टेम्परेचर के ऊपर भी आ रहा है कि किस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किस लेयर में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ एक लेयर में। सो ट्रोपोस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कहीं पे भी मेंशन कर लो। हमें पता ही है कि 165 जो मीटर हाइट है उस पर क्या होता है, एक हम कहें तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि बहुत सारी मूवी में मैंने भी देखा था कि जब ये प्लेन जो है ये तो फ्लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहां का टेम्परेचर तो क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। एक दो मूवी में हमने देखा भी है ना, जब वो छुप के आ जाते हैं उसमें, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, तो फिर वो ड्यू टू मतलब ऑक्सीजन तो है ही एक मैटर, पर ड्यू टू क्या कहते हैं टेम्परेचर भी वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में वो टेम्परेचर इतना गिर चुका था, इतना डाउन हो चुका था कि स्ट्रेटोस्फेयर में वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, यानी इस लेयर में इंक्रीज कर रहा है, बट वो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में उतना मतलब इंक्रीज भी करेगा तभी भी क्या है, वो माइनस में ही है, क्योंकि यहाँ पे वो काफी माइनस में पहुंच जाता है, ठीक है। सो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अब अगर हम इसकी बात करें मीजोस्फेयर की, तो इसमें फिर से डिक्रीज हो रहा है। मैं कहूँ तो ये जो सारी की सारी हम पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें ना, तो एटमॉस्फेयर में मीजोस्फेयर का जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा पार्ट है, सबसे ठंडा कोल्डेस्ट पार्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मीजोस्फेयर में अब टेम्परेचर फिर से डाउन हो रहा है, ठीक है। नाउ थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में हमने पढ़ लिया, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो नाम से भी थोड़ा रिलेट कर लिया करो, थर्मोस्फेयर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आइनोस्फेयर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आइनोस्फेयर इस लेयर का पार्ट है। अब ये जो आइनोस्फेयर है और इसका क्या रोल है वो तो मैं भी बताती हूँ,
ये 400 किलोमीटर तक है। अब देखो हमने एक एक करके सारी देख ली है, जैसे ये 13 किलोमीटर है ऑन एन एवरेज, ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। फिर ये यहाँ से अगर हम कहें तो 50 के बाद ये 80 तक कौन सी थी, हमारी मीजोस्फीयर थी, और अब ये 80 से लेके 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर है, ठीक है। और थर्मोस्फीयर का जो पार्ट है वो क्या है, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर किसमें हेल्प करता है, रेडियो ट्रांसमिशन में, ठीक है। जो भी सिग्नल्स अर्थ से जाते हैं वो वापस यहीं से रिफ्लेक्ट होकर आ जाते हैं। अगर ये आइनोस्फीयर नहीं होता तो सिग्नल कहाँ चले जाते, स्पेस में चले जाते, पॉसिबल ही नहीं होता फिर, ठीक है। नाउ वी कम टू एक्सोस्फीयर, जो लास्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर भी कह सकते हैं हम, और सबसे थिन लेयर है। याद रखना सबसे थिन है ये, क्यों है, क्योंकि इसमें एक तरीके से जो बिल्कुल लाइट गैसेज है ना वही फ्लोट कर रही है, जो स्पेस वाली गैसेज हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये गैसेज सिर्फ फ्लोट कर रही है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नाउ वी कम टू वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। अब वेदर ये तो बहुत हम कहें तो डे टू डे टर्म है, आपने बहुत सुना होगा, हम ऐसे बात भी करते हैं, कोई मैच आ रहा होता है तभी भी ये बात होती है आज वेदर कैसा रहेगा मैच के ड्यूरिंग। हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं तब कुछ और वेदर होता है, ठीक है। दोपहर तक आते आते वेदर चेंज हो जाता है, रात तक कुछ और हो जाता है। यानी कि सिंपल है, वेदर एंड क्लाइमेट दो अलग अलग टर्म है। वेदर की बात करें तो हम वेदर क्या है, आर टू आर, ठीक है, या डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ द टाइम पर जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है दैट इज कॉल्ड वेदर। अब वो घंटे घंटे में भी चेंज हो सकती है, डे डे में भी चेंज हो सकती है। जैसे सुबह उठोगे किसी दिन बहुत सनी डे होगा, दोपहर तक आते आते बारिश हो जाएगी, रात को और कहीं तो ह्यूमिड हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर और हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से वेदर क्या है, चेंज होता रहता है। अच्छा, वेदर के साथ एक चीज और भी है कि वेदर थोड़े थोड़े एरिया पर भी चेंज हो जाता है। मतलब ये तो हमने टाइम की बात करी, और वेदर जैसे कि अभी अगर आप अपने किसी 5-10 किलोमीटर दूर बैठे दोस्त को ही फोन करो तो आपको पता चलेगा अच्छा उसके यहाँ तो जो है बारिश हो रही है और आपके यहाँ नहीं हो रही है। तो ऐसे मतलब वेदर क्या है, वो बहुत शॉर्ट हम कहें मतलब टाइम पर एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है और बहुत ही स्मॉल एरिया में होती है। इसके ऑपोजिट है क्लाइमेट। अगर हम देखो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट। यानी कि अगर हम किसी भी जगह की जो वेदर है, हम उसके वेदर को बहुत लंबे समय तक, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अब ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कितना होगा, ये अबव 30 ईयर्स होता है। 11th की एनसीईआरटीज में अबव 50 ईयर्स भी दिया हुआ है। अब देखो ये डिपेंड करता है, ये लग करता है क्योंकि आजकल तो एग्जाम राम भरोसे ही हो रहे हैं, ठीक है। बट हाँ 30 से अबव आपको लेना है, 30 ईयर्स से अबव, क्योंकि 9th क्लास में अबव 30 ईयर्स दिया हुआ है। सो 30 ईयर्स का कम से कम एक स्पैन होगा जिसमें कि हम क्या देखते हैं, जिसमें वहां मतलब कोई भी एक जगह है, उस जगह के कम से कम 30-40 सालों के जो वेदर कंडीशंस हैं, जब हम उनका ऑन एन एवरेज निकालेंगे तब जाके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस जगह की क्या क्लाइमेट होगी, ठीक है। यानी एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट। क्योंकि किसी भी जगह के एक दिन, 2 दिन या 1-2 साल के वेदर को देख के हम वहां की क्लाइमेट जो है वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपने देखा हो तो कोविड टाइम में अगर मैं बात करूं तो वेदर थोड़ा अलग था। अप्रैल का मुझे अभी भी याद है कि अप्रैल में भी टेम्परेचर काफी कंपेरेटिवली अदर ईयर्स डाउन था। ऐसे बहुत बार एल नीनो या ला नीनो के केस में भी होता है ना, कि टेम्परेचर या रेन में इफेक्ट देखा जाता है। सो इसलिए कभी भी 2-3-4 सालों के जो वेदर कंडीशंस हैं उस पर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। 30-40 सालों के जो हम कहें उसके जो 30-40 साल का स्पैन है उसके वेदर कंडीशंस पर हम किसी भी जगह की क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लाइमेट के साथ एक और चीज है कि जैसे अभी हमने वेदर का पढ़ा, वेदर क्या है, स्मॉल एरिया के लिए होता है, जबकि क्लाइमेट क्या है, एक लार्जर एरिया का हम कहें तो रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि देखो क्लाइमेट के लिए कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि हाँ दिल्ली की क्लाइमेट ऐसी है और दिल्ली से सटा हुआ गुड़गांव है तो गुड़गांव की क्लाइमेट ऐसी है, या फिर आप कहो कि हरियाणा की क्लाइमेट अलग है और यूपी की क्लाइमेट अलग है। ऐसा नहीं है। पूरे आप देखो तो नॉर्दर्न इंडिया की एक तरीके से, नॉर्दर्न जो प्लेन्स है हमारे, वहां की ऑलमोस्ट एक जैसी क्लाइमेट है। तो मतलब क्लाइमेट क्या है, बड़े मतलब बड़े एरिया में होती है, ठीक है। वेदर क्या है, छोटे छोटे एरिया में डिफरेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। 2-3 बेसिक पॉइंट्स थे यहाँ पर। अब हम एक इंपॉर्टेंट, ये भी मत छोड़ा करो ये चीजें। देखो जैसे कि अगर आपको पता हो ये 2 बिलियन एनर्जी एक तरीके से सन से हम मान रहे हैं एमिट हो रही है। सो उस 2 बिलियन एनर्जी में से ओनली 1, हम गए तो सिर्फ 1 हम हमारी जो अर्थ है वो रिसीव कर रही है। नाउ आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस एक से हमारी पूरी अर्थ का काम चल रहा है, ठीक है। सो कितनी जो एनर्जी है वो सन के पास है। आइडिया है कि सन का जो टेम्परेचर है वो कितना है? ये क्वेश्चन भी आया, अभी डीएसएसबी में आया था करीब 4-5 साल पहले। ये जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है वो कितना है? अराउंड जो है वो 5600-700 डिग्री सेल्सियस है। ऑन एन एवरेज हम उसे 6000 भी लिख सकते हैं, बट स्पेसिफिक में आया तो 5600 के करीब है। इतना सन का जो है सरफेस का टेम्परेचर है। और ये समझ लो इतनी एनर्जी, 2 बिलियन एनर्जी वहां से एमिट हो रही है और उसका ओनली 1 हम रिसीव कर रहे हैं, अर्थ, ठीक है। नाउ वी कम टू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? देखो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसको हम क्या बोलते हैं? जो एयर में डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हम देखें तो सीजन टू सीजन भी चेंज होता है,
ठीक है, डे टू डे और नाइट में भी चेंज होता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो कि टेम्परेचर के हम कहें डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, वो क्या है? इंसोलेशन। अब ये इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन है जो सन से एनर्जी आ रही है, जो सन से हीट आ रही है, जिसको अर्थ क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है, ले रही है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, अब ये इंसोलेशन से कैसे फर्क पड़ रहा है, ये अभी एक मिनट डिस्कस करते हैं। वेदर इंस्ट्रूमेंट एक बार देख लेते हैं। देखो, थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर किसको मेजर करता है? टेम्परेचर को। बैरोमीटर किसको मेजर करता है? एयर प्रेशर को। रेन गॉज की बात करें तो ये किसको मेजर करता है? ये क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल का जो अमाउंट है उसको मेजर करता है। और विंड वेन क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ द विंड, उसको चेक करता है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे जो वेदर इंस्ट्रूमेंट है, मैंने उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाई हुई हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो शॉर्ट्स हैं रिटर्न फॉर्म में, वो आप देख सकते हो। सो नाउ वी कम टू इंसोलेशन। देखो, इंसोलेशन क्या होता है आपको पता है? इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो इंसोलेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सिंपल सा है, देखो इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा जो है गर्मी होती है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे होता है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है। तो वही है ना, क्योंकि टेम्परेचर किससे मतलब वो हो रहा है? इंसोलेशन से, क्योंकि इंसोलेशन इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल्स पे कम है, तो वही फिर टेम्परेचर के साथ हो रहे हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू क्राउड हाई राइज बिल्डिंग्स। एक चीज और है, टेम्परेचर के लिए इंसोलेशन तो है ही है, प्लस हम कहें तो देखो हम देखें तो सिटीज और जो विलेजेस हैं उनके टेम्परेचर में भी डिफरेंस आता है। वो किस लिए आता है? देखो, सिटीज और विलेजेस के टेम्परेचर में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एसफॉल्ट है, स्पेलिंग गलत है हालांकि, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे, ASPHALT, एसफॉल्ट जिससे रोड्स बनते हैं, जो आपने देखा ये बजरी बजरी एंड मिक्सचर वो सारा जो होता है, एसफॉल्ट ऑफ रोड्स है, या फिर ये जो बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट है सारा का सारा, ये क्या करता है? ये हीट को ट्रैप कर लेता है डे टाइम में। ठीक है, अब जब ये हीट को डे टाइम में ट्रैप कर लेता है और फिर रात में रेडिएट करता है, तो उससे हम कहें तो शहरों का, सिटीज का टेम्परेचर हाई रहता है। जबकि विलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा ये एसफॉल्ट नहीं होता, बिल्डिंग्स नहीं होती हाई बिल्डिंग्स, तो वहां पे टेम्परेचर रात में फिर डाउन हो जाता है।